क्या हो जब आपका जन्म एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे शैतान हो। कहानी हायोमा की है, जिसे बचाने के लिए उसके सिबलिंग्स जो होते हैं वो खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से हायोमा बच जाता है। पर हायोमा को उस बात का दुख था कि वो अपने भाई और बहन को नहीं बचा पाया। उसके बाद से ही वो शैतानों के साथ में एक अलग तरीके का बर्ताव करने लग गया। वो शैतानों को सील करने का काम किया करता था अपने दादा के साथ में, और पर वो उस काम को बड़े ही खतरनाक तरीके से करता था। पर दूसरी तरफ उसके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि दादा, वो उन स्पिरिट से अच्छे से बात करते थे, क्योंकि वो ऐसे स्पिरिट्स हैं जो कि इस दुनिया के अंदर खो गई हैं। उन्हें शांति से दूसरी दुनिया में भेजने का ये काम होता है। ये बात वो अपने पोते हायोमा को समझाते हैं, पर हायोमा समझने वालों में से नहीं था, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसे नागत्सुकी हाउस बोटेन के पास भेज देते हैं। ये एक ऐसी लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसके अंडर 6 तरह की स्पिरिट काम करती है। इस प्रकार वो भी उसके जैसा बन जाएगा और स्पिरिट्स के साथ अच्छे से बिहेव करेगा। हायोमा उनके घर जाता है, जहाँ पे कि एक स्पिरिट हाओरी और दूसरा बूढ़ा अंकल कुशिगा उसे ग्रीट करता है। उसे बताते हैं कि अभी बोटेन जो है वो यूनिवर्सिटी में है, वो जब तक आती होगी तभी वहाँ पे बाकी की 4 स्पिरिट्स भी आ जाती हैं। उनमें स्पिरिट्स को देख के ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उन्हीं में से एक स्पिरिट जिसका कि नाम नागी होता है, वो उसकी तरफ गुस्से में देखने लग जाता है और वो उससे फाइट करना चाहता था। हायोमा भी खुद की स्पिरिट पावर को नहीं रोक पाता और वो भी उससे फाइट करने लग जाता है। दोनों की फाइट काफ़ी समय तक चलती है, जहाँ पर कि नागी स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ हायोमा अपनी रिंग से, जो कि उसे अपने भाई बहनों से मिली हुई होती है, उन रिंग्स की मदद से वो उसकी स्वॉर्ड को काट देता है। उन दोनों की फाइट जो थी वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप लेने लग जाती है। इसी वजह से हाओरी को एक डिसीजन लेना पड़ता है, ये कहते हुए कि हमें इनकी फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बोटेन यहाँ पे आने वाली है। वो अपनी सभी स्पिरिट्स को एक ही साथ हायोमा पे अटैक करने के लिए कहती है, जिससे कि फाइट जल्दी ओवर हो जाए। ऐसा ही होता है। जब तक बोटेन आती है, हायोमा बेहोश जमीन पे पड़ा हुआ था। बोटेन ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो उन सभी स्पिरिट्स को डांटती है कि आखिरकार तुम हायोमा के साथ ये क्या कर रहे हो। इसी वजह से नागी को भी डांट पड़ जाती है। बोटेन उससे माफ़ी मांगती है, हायोमा उसे माफ़ कर देता है, पर वो उसे कहता है ये स्पिरिट्स जो है वो तुम्हारा सच में ऑर्डर मानती भी हैं। जिसपे बोटेन जो होती है वो सबसे पहले नागी को दिखाती है, जिसे कि उसने उल्टा लटका रखा था। नागी माफ़ी भी मांगता है। बोटेन कहती है जो तुम इसे सज़ा देना चाहते हो वो दे सकते हो, पर हायोमा मना कर देता है और वो बोटेन से कहता है ये जो तुम स्पिरिट्स के साथ रह रही हो ये खतरनाक मॉन्स्टर हैं, ये क्या पता तुम्हें कब धोखा दे दे। ये बात तो सुन के बोटेन का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत सुन लिया, मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देती हूँ। अगर ये स्पिरिट्स तुम्हें यहाँ रखने को राज़ी हो जाएंगी तभी तुम यहाँ पे रह सकोगे, वरना तुम अपने वापस से घर लौट जाना। पर हायोमा को पता था कि वो अपने घर नहीं लौट सकता है और उसे इसकी इस तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। अब वहाँ पे नागी आता है और उसे अपने साथ कुछ मिशंस पे लेके जाता है, जहाँ पे स्पिरिट्स को सील करना था। वो लोग ऐसा ही करते हैं। हायोमा मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें इन्हीं के साथ अगले 1 साल तक रहना पड़ेगा, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था। वो लोग अब एक स्पिरिट को सील करने के लिए जाते हैं और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एक फैब्रिक स्पिरिट को वो वहाँ पे सील कर देते हैं। हायोमा जो था वो अपने हैंड इम्प्रिंट के इस्तेमाल करता है। उसी दौरान वो नागी को अपनी कहानी भी बता देता है भाई बहनों की और उस अम्ब्रेला स्पिरिट की। उसकी इस तरह की कहानी सुन के नागी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे पास कर देता है। उसे इस प्रकार बाकी की और स्पिरिट से पास होना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो यहाँ पे रह सकेगा। अब वो 2 और स्पिरिट्स के साथ में एक और मिशन पे जाता है। उसी दौरान वो स्पिरिट जो है वो ह्यूमंस की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। ये देख के वो गुस्से में कहता है कि तुम स्पिरिट्स हो, तुम कभी इंसान नहीं बन सकते हो, इसलिए तुम उनके साथ घुलना मिलना बंद कर दो। उसके इस तरह के क्रूर शब्द तो सुन के वहाँ से एक स्पिरिट दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं, कहते हुए शायद से तुम्हें हमारे साथ चलना नहीं है। पर वो उसके साथ चलते हैं। वो एक तीसरी स्पिरिट के पास आते हैं जो कि इसी वर्ल्ड में रहना चाहती है। वो उसके इंस्पेक्शन करते हैं क्या वो इसमें रहने लायक है भी या नहीं। वो उसमें
पास हो जाती है। उसी में से एक स्पिरिट्स बताती है कि हम नागत्सुकी हाउस से हैं, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है और उसको मार देती है। नागत्सुकी हाउस का नाम सुनते ही हायोमा जो होता है उसे पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि आखिरकार तुमने उसे क्यों मारा। वो उसे सील करने जा रहा था पर वो रोने लग जाती है। उसी दौरान वो स्पिरिट्स वापस से वहां पे आ जाता है। वो बताता है कि ये सभी लोग हमें धोखेबाज मानते हैं क्योंकि हम स्पिरिट्स होके ने सील करने का काम करते हैं और हम नागत्सुकी हाउस के अंडर में वर्क करते हैं। ये बात हैरान कर देने वाली थी बाकी स्पिरिट्स के लिए। उसी दौरान वो बाकी स्पिरिट्स के अच्छे कामों के बारे में जानता है और उनका साथ देने के लिए मान जाता है, जिसमें से वो लड़की उसकी जान बचाने के लिए उसे हाँ कर देती कि वो रह सकता है। इसी प्रकार उसने काफ़ी सारे स्पिरिट्स के साइन तो ले लिए होते हैं पर अभी तक उसे कुछ लोगों के साइन नहीं मिले हुए होते हैं। नागी उसे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द साइन ले लेने चाहिए, वरना आने वाले दिन तुम्हारे लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे रहोगे नहीं। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे हायोमा सभी से घुल मिल गया था, पर तब भी उसमें से एक स्पिरिट जिसका कि नाम यू होता है, अभी तक उसने उसे इजाज़त नहीं दी होती है क्योंकि यू उससे दूर रहना पसंद करती है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये बात वो उसे साफ साफ कह देती है। जब कभी उन दोनों को एक साथ मिशन मिलता था, वहाँ पे यू सबसे पहले जाके उन सभी डीमंस को सील कर देती थी, जिससे कि यू को उसके पास तक आना ना पड़े। एक बार यू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें दिक्कत क्या है, जिस पे यू कहती है क्यों ना हम दोनों फाइट करें। अगर तुम जीत जाते हो तब मैं तुम्हें रहने की इजाज़त दे दूंगी, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उन दोनों की फाइट को लेके शुरू हो जाती है। हायोमा कहता है कि मुझे इससे डिफेंस में रह के फाइट करनी पड़ेगी, पर शायद से उसकी ये सोच गलत थी। वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। यू जो होती है उसे अपनी पावर के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कराने लग जाती है क्योंकि हायोमा डिफेंस में ये गेम प्ले कर रहा था तो दूसरी तरफ यू अटैकर बन के यू के इस तरह के अटैक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। उसने सोचा नहीं था कि इतनी पावरफुल निकलेगी, फिर भी वो उसे हराने की अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से, पर शायद से वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। यू काफ़ी सारे अपने हथियार का इस्तेमाल करती है और उसे लॉक करने में कामयाब हो जाती है। हायोमा को पता चल चुका था कि यू सच में ताकतवर है। अब उसे अपने ग्रैंडपा की याद आने लग जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है पर यू शायद से समझने से मना कर देती है। उसी दौरान हायोमा जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना है, ये मेरा मिशन है, जिसके ऊपर यू उसे छोड़ के वहाँ से जाने लग जाती है कहते हुए तुम हार चुके हो पर तब भी तुम्हें एक और चांस मिलना ज़रूरी है क्योंकि तुम बोटन के लिए यहाँ पे आए हुए हो। हायोमा हैरान था कि आखिरकार वो लोग क्या कह रहे हैं। उसी दौरान वहाँ पे और भी स्पिरिट्स की एनर्जी महसूस होती है। 4 स्पिरिट वहाँ पे आ जाती हैं। वो यहाँ पे यू के ऊपर अटैक करने आए थे क्योंकि वो नागत्सुकी हाउस के लिए काम करती है। इसी प्रकार वो बाकी लोगों को भी ट्रैक डाउन करेंगे, पर नागी अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पे समय पे आ जाता है उन लोगों से फाइट करने के लिए। वहीं यू उसे बताती है नागी को कि मैंने हायोमा को कैद कर रखा है, इससे तो हम वैसे ही फाइट कर लेंगे। नागी ये बात जान के हैरान था कि हायोमा यू से कैसे हार सकता है। उसी दौरान वो सामने वाली स्पिरिट का लीडर कहने लग जाता है कि नागत्सुकी हाउस आज खत्म हो जाएगा जब हम बोटन को खत्म कर देंगे। वो सभी लोग उन 4 स्पिरिट से फाइट करने लग जाते हैं, पर उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग उनकी बराबरी के ही टक्कर के थे, इसी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही होती है। उसी दौरान उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि हम नागत्सुकी हाउस को तो चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, पर हम उस ह्यूमन को ज़रूर मार देंगे जो कि उस ककून में कैद है। उसी दौरान हायोमा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ये चीज़ें उस लीडर के साथ ही भी नोटिस करते हैं, तो दूसरी तरफ नागी और नागी की पूरी टीम भी ये चीज़ नोटिस कर रही होती है कि आखिरकार ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है हायोमा को, जो कि अब उस ट्रैप से बाहर आ चुका था। वो गुस्से में था और अब वो उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार था। वो अपने उन्हीं ब्लेड का इस्तेमाल करता है और एक एक करके उन्हें ख़त्म करने लग जाता है। उसके सामने वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। वो लीडर जो होता है वो उसके पाँव के नीचे होता है, उसको पोक करने की काफ़ी बड़ी एक कीमत देनी पड़ती है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मारते हुए सील कर देता है। इस प्रकार की ताकत देख के नागी, हाओरी और बाकी के सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। हायोमा का इन स्पिरिट्स के प्रति हेट देख के किस प्रकार हायोमा जो था अपने उस पुराने वक्त से नहीं उभरा था जिसके अंदर उसके भाई और बहन को स्पिरिट ने मार दिया था, तभी से उसके अंदर इस प्रकार का हेट है इन स्पिरिट्स के लिए। हाओरी एक बात पे डैम श्योर थी कि हाँ,
हायोमा जो है वो बोटेन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है अगर ये हमारे साथ रहता है, इसलिए लास्ट साइन भी हो जाता है। बोटेन ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसके जितने भी स्पिरिट्स हैं उसने उसे यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी होती है, पर वो यहाँ पे सबसे पहले उसे सारा काम समझाने वाली है क्योंकि वो 1 साल तक इनके साथ रहने वाला है। हायोमा खुद भी हैरान था कि क्या सच में वो इन लोगों के साथ रहेगा। शुरुआत में तो वो इन स्पिरिट्स के ऊपर भरोसा करने से भी नकार देता था, पर अब वो इनके साथ रहने वाला होता है। वहीं हायोमा ये भी सोचने लग जाता है क्या मुझे इन पे भरोसा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बोटेन जो होती है उसे समझाने लग जाती है कि उसे अपने लिए खुद खाना पकाना पड़ेगा और हफ्ते के अंदर एक बार उसे सारे मेंबर्स के लिए भी खाना पकाना पड़ेगा, इसी प्रकार वो फैमिली में रह सकता है। पर दूसरी तरफ हायोरी और यू जो होती है उसे एक कमरे में लेके जाने लग जाती है क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है और वो कहने लग जाती है इस सिलेक्शन के अंदर हम सभी की इजाज़त है। ये बात सुन के हायोमा हैरान था कि आखिरकार ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पर बोटेन को पता था कि आखिरकार क्या होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो हायोमा का इन सबको सिर्फ प्रैंक समझने के लिए कहती है। कमरा खुलता है जिसके ऊपर ग्रूम कैंडिडेट लिखा हुआ था और वो हायोमा है। हायोमा ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जिसके ऊपर हाओरी उसे बताती है कि उसके और उसके ग्रैंडफादर के बीच में एक डील हुई थी। अगर वो यहाँ पे रहना चाहता है तब उसे बोटेन से मैरिज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम हायोमा का टेस्ट लेंगे जिसमें से वो एक टेस्ट में तो पास हो चुका है कि उसे यहाँ पे रहने की इजाज़त हम सबसे मिल चुकी है। वो उसे ये बताती है कि हर एक स्पिरिट किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पोजेस करती है। हम जितनी भी स्पिरिट्स हैं हम मैरिज के ऑब्जेक्ट को पोजेस करते हैं, इसी वजह से तुम्हें बोटेन से मैरिज करनी पड़ेगी, जिसके अंदर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भी हाँ कर दिया होता है। ये बात जान के हायोमा काफ़ी ज़्यादा हैरान था। यूज से उसका आंसर पूछती है जिसके ऊपर बंदा एकदम सही मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं अभी तक बोटेन को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, आखिरकार मैं उससे कैसे मैरिज कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी समय चाहिए इस बात को सोचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उसे एक बात ये भी पता थी कि कुछ भी अगर उसके ग्रैंडफादर उसके लिए सोचेंगे तब वो अच्छा ही सोचेंगे। पर दूसरी तरफ बोटेन काफ़ी ज़्यादा डाउन फील करने लग जाती है ये सोच के कि उसके जैसे एक सुंदर लड़की को हायोमा जैसे एक मिड ने किस तरह रिजेक्ट कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वो रोने लग जाती है। स्पिरिट्स उसे संभालती है कहते हुए कि तुम चिंता मत करो, वो जल्द से जल्द हाँ कर देगा। दूसरी तरफ हमारा हायोमा अपने ग्रैंडफादर से इस बात के ऊपर कंफर्मेशन मांगता है। उसके ग्रैंडफादर हाँ में अपना मुंह हिलाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, आखिरकार कब तक तुम इस तरह नल्ले बेरोजगार और सिंगल ही मरोगे क्या। ये कहते हुए वो उसे मैरिज करने के लिए कह देते हैं। हायोमा वो कॉल काट देता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसकी बात नहीं सुनने वाले थे, क्योंकि वो तो उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ गए थे, उसे एक और ग्रैंडसन चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी स्पिरिट से हमारा हायोमा बात करता है कि सभी लोग कहाँ गए, जिसके ऊपर वो बताते हैं हायोरी और बूढ़ा आदमी तो बाहर एक मिशन पे गया है और वहीं नागी और दूसरी तरफ यू काफ़ी सारे स्पिरिट्स को कैद करने गए हैं। यहाँ पे सिर्फ वो दोनों रह चुके हैं, इसी वजह से वो गुस्से में था कि क्यों नागी जो है हायोमा को लेके नहीं गया। पर बोटेन तभी वहाँ आ जाती है, वहाँ से वो दोनों स्पिरिट गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ बोटेन जो होती है उससे वो माफ़ी मांगने लग जाती है पिछले दिन के लिए, पर दूसरी तरफ हायोमा जो होता है उसे कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा शाई पर्सन हूँ। उसकी बात सुन के बोटेन वहाँ से चली जाती है। दोनों स्पिरिट्स उसे समझाने लग जाती है बोटेन कितनी ज़्यादा क्यूट लड़की है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, सुंदर है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, तुमने डायरेक्टली उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये बात तो सुन के वो खुद भी थोड़ी बहुत सोच में पड़ जाता है कि पहले तो कभी लड़कियां खुद से आगे से प्रपोज करती नहीं है, दूसरी तरफ जब वो कर रही है तब उसने उसकी ऑफर को इस प्रकार रिजेक्ट कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। हायोमा को अपनी गलती के ऊपर एहसास होने लग जाता है कि हाँ उसने बोटेन के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, उसे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पर दूसरी तरफ बोटेन जब जा रही थी वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार हायोमा के सामने उसने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ एक स्पिरिट तभी वहाँ पे आ जाती है जो कि बोटेन को एक वॉल की तरफ खींचने लग जाती है। अब वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है
तुम्हारे ही नागासुकी हाउस ने मेरे भाई को एक बार सील कर दिया था। दूसरी तरफ नागी जो है वो काफ़ी सारे स्पिरिट्स को कैद कर रहा होता है। उसी में से एक स्पिरिट्स कहती है तुम लोगों का ध्यान हमने सिर्फ भटकाया था, तुम्हारी मिस्ट्रेस को यानी कि तुम्हारी मालकिन को आज हमारा बॉस मार देगा। ये बात सुन के नागी और यू उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ नागी को उस स्पिरिट ने वॉल की तरफ धकेल रखा था। उसे कहने लग जाता है नागासुकी हाउस ने टोक्यो के अंदर उसके भाई को खत्म किया था, इसी वजह से तुम्हारा मरना जरूरी है। ये बात कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो अपने भाई का रिवेंज इस बार ले पाएगा नागासुकी हाउस से। पर उसे ये नहीं पता था कि नागासुकी हाउस के अंदर स्पिरिट्स के अलावा एक ह्यूमन भी है जिसका कि नाम हायोमा होता है। वो आते ही उसका एक हाथ काट देता है, उससे फाइट करने लग जाता है। उसी बीच वहाँ पे नागी और यू भी आ जाते हैं। वो भी अब उसके बॉस से फाइट करने लग जाते हैं। इस प्रकार वो बोटेन को काफी जल्द ही बचा लेते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ यू बोटेन को जाके पकड़ लेती है। वो कहती है तुम ठीक तो हो। नागी उसे शुक्रिया अदा करता है ये कहते हुए कि तुमने हमारी मालकिन को बचा लिया। दूसरी तरफ बोटेन भी उसे शुक्रिया अदा करती है ये कहते हुए अगर तुम नहीं होते तो मैं मारी जाती। पर दूसरी तरफ हायोमा से माफ़ी मांगने लग जाता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, पर कभी मैं लड़कियों से बात नहीं किया हूँ, इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो। ये बात सुन के बोटेन जो होती है उसे माफ़ कर देती है। घर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे काफ़ी सारे स्पिरिट्स वहाँ पे खड़ी हो चुकी थी। वो हायोमा को डांट रहे थे क्योंकि उसने बोटेन के कमरे के आगे एक तलिस्मान लगा दिया था। वो तलिस्मान स्पिरिट्स को दूर रखता है, पर उसे ये नहीं पता था कि इस घर के अंदर पहले से ही 6 स्पिरिट्स रहती हैं, वो भी फिर दूर रहेंगे इस तलिस्मान की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ अब हायोमा जो होता है वो कहता है तलिस्मान का आइडिया तो अच्छा था, पता नहीं इन स्पिरिट्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है। दूसरी तरफ हमें हाओरी को दिखाया जाता है जो कि किस प्रकार हायोमा के ग्रैंडफादर के साथ में यहाँ पे 3 सबसे ताकतवर स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट्स काई से मिलने के लिए आई हुई होती है। काई जो है वो सबसे पहली स्पिरिट है जो कि इस दुनिया के अंदर आया हुआ था। वो एक ताकतवर स्पिरिट है। वो उनके ऊपर अटैक करता है पर उसके अटैक से बच जाते हैं और वो अपनी अब शक्ल दिखाता है कि कैसे वो एक छोटी टीनेजर के साथ था, जिससे कि पता लगा सकता है कि ये पेडोफाइल है। फिर दूसरी तरफ हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे वो काई से बात करने लग जाते हैं। काई उन्हें यहीं पे रुकने के लिए कहने लग जाता है पर वो लोग मना कर देते हैं कहते हुए कि होटल में पहले से एक रिजर्वेशन है, पर वो काई को मना नहीं कर सकते थे। काई एक ताकतवर स्पिरिट है और उन्हें उससे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और वो श्योर भी नहीं है कि वो उससे जीत भी पाएंगे या नहीं। काई उनसे पूछता है कि आखिरकार नागासुकी हाउस के अंदर हायोमा क्या कर रहा है, जिसके ऊपर हायोमा के ग्रैंडफादर से बताने लग जाते हैं कि हायोमा को उधर इसलिए भेजा गया है जिससे कि वो समझ सके कि स्पिरिट से एक अच्छे बर्ताव के साथ उन्हें सील भी किया जा सकता है बिना किसी फाइट के, जिसके ऊपर काई खुद भी हैरान था। पर वो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है ये एक अनरिटन रूल है जिसके अंदर हम बोटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही स्पिरिट करेगी ना ही ह्यूमन करेंगे। अगर कोई भी हाउस होल्ड नागासुकी हाउस होल्ड की बोटन की पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तभी साफ साफ एक लड़ाई को न्योता देगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। जिसके ऊपर हायोमा के ग्रैंडफादर सच में कहते हैं कि नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, वो बोटन की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हायोमा को वहाँ नहीं भेजा गया है। इसके ऊपर हाओरी भी अर्ज करते ही कहते हुए कि हाँ ये बात सच है कि हायोमा को सिर्फ वहाँ पे स्पिरिट से किस प्रकार बात करनी है उसके लिए ही भेजा गया है, जिस पे काई खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हायोमा उन तलिस्मान को लेके चल रहा था जब वो नोटिस करता है कुछ लोगों के पास से गुजरते हुए कि किस प्रकार बोटेन जो है शायद से किसी प्रकार के सीक्रेट्स को छिपा के रखी हुई है, क्योंकि क्यों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों उसके ग्रैंडफादर ने उनके पास भेजा। पर उसी दौरान उसकी नज़र 2 आदमियों पे जाती है जिसके पास से वो गुजरा था कि कैसे जब वो उनके पास से गुजरा तो वो तलिस्मान किस प्रकार जल के आधा हो चुका है। वो उन दोनों की तरफ देखने लग जाता है काफ़ी गौर से कि आखिरकार इनके पास ही ऐसा क्यों हुआ, कहीं ये स्पिरिट तो नहीं है। वो उनसे फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि देखने से वो किसी प्रकार की नॉर्मल स्पिरिट नहीं लग रही थी, वो भी ताकतवर स्पिरिट हो सकती है जिस प्रकार नागी और हाओरी है। ये बात वो जानता था, इसलिए इसी वजह से वो अब उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करने लग जाता है। पर वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो उसे रोक के पूछने लग जाती है कि भाई आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे हायोमा सोच में पड़ जाता है कि इन्होंने जरूर मुझे नागासुकी हाउस से निकलते हुए देख लिया होगा, अब मैं इनसे क्या कहूँगा। जिसके ऊपर वो कहने लग जाता है कि भाई तुम चिंता मत करो, सिर्फ मैं यहाँ पे तलिस्मान इकट्ठा कर रहा हूँ।
पता नहीं किस बेवकूफ़ ने यहाँ पे तलिस्मान लगा के रखे हुए थे। उसकी ये बात सुन के वो स्पिरिट्स जो होती हैं वो कहने लग जाती है, अच्छा अच्छा। हायामा को लगने लग जाता है कि शायद से उन्हें उसे बेवकूफ़ बना दिया है, इस प्रकार वो बच के यहाँ से निकल सकता है। पर शायद से वो गलत सोच रहा था। वो जो स्पिरिट होती हैं वो कहती, हम जानते हैं कि तुम हायोमा हो। ये बात सुन के हायोमा और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हायोमा उनमें से एक दोस्त के ऊपर एक वो सील लगाने की कोशिश करता है, पर वो ही जो आदमी था जो कि मुसलमान की तरह दिख रहा था वो उसी के ही ऊपर भारी पड़ जाता है। और दूसरी तरफ दूसरा बंदा भी उसे एक एक करके पीटने लग जाता है। उन दोनों ने उसे काफ़ी जल्दी ओवर पावर कर दिया था। एक ब्रिज के नीचे उसे काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार वो नागात्सुकी हाउस में क्या कर रहा है, क्या वो बोटन की पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, आखिरकार उसका यहाँ पे आने का मतलब क्या है। जिसके ऊपर हायोमा कहता है, मैं तुम्हारी बात का एक मतलब भी नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे बस रहने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुन के वो दोनों स्पिरिट्स हैरान थी कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है, ये बोटन की पावर के पीछे नहीं आया है, ज़रूर यहाँ पे कोई गलत फहमी हुई है। वो उसके पास जाके कहता है, बोटन की पावर का इस्तेमाल भी मत करना। अगर तुमने उसकी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की या तुमने उसे अपनी साइड लाने की कोशिश की, तब ये स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक लड़ाई की शुरुआत होगी। हायोमा उसे अपने से दूर करता है, उसके पेट में एक लात मार के, और वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम बोटन को चोट पहुंचाना चाहते हो तब शायद से तुमने गलत आदमी को चुन लिया है, क्योंकि अगर तुमने बोटन के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके अंदर दिल की एक चेंज होती है, पर तभी वहाँ पे यू आ जाती है। यू उन्हें समझाती है कि हायोमा का कोई भी इल इंटेंशन नहीं है नागात्सुकी हाउस और बोटन के प्रति, सिर्फ ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है एज अ गेस्ट, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वहीं उसने उनकी यहीं पे फाइट रोक दी होती है। हायोमा तो चाहता था कि वो उससे फाइट करे, पर यू के तलिस्मान का पीछा करते हुए वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी। वो दोनों स्पिरिट्स जो होती हैं वो कहने लग जाती है, हम तो सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। जिसके ऊपर यू से पूछती है कि आखिरकार तुम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसने भेजा है, जिसके ऊपर वो बताने से मना कर देते हैं। पर वो उसे एक चीज़ ज़रूर से समझा देते हैं कि तुम्हें आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। काफ़ी सारे हाउस होल्ड हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ चाल चल रही हैं, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। ये कहने के बाद में वो दोनों स्पिरिट्स जो होती हैं वो वहाँ से एक एक करके जाने लग जाती है। हायोमा तो उनसे फाइट करना चाहता था, पर यू सबसे पहले उसे नागात्सुकी हाउस जाने के लिए कहती है, जिससे कि वो खुद की चोटों पे पट्टी लगा सके, वरना वो आगे चल के थोड़ी गंभीर बन जाएंगी। यू जो होता ही है वो सिर्फ सारी बातें बताने लग जाती है कि आखिरकार ये दोनों जो हैं इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के लिए। दूसरी तरफ हाओरी भी घर पे आ चुकी होती है अपनी लंबी ट्रिप से। वो जैसे ही अंदर आती है उसे वहाँ पे एक स्पिरिट सारी कहानी बताने लग जाती है जो कि अभी तक हुई थी। पर दूसरी तरफ हमें हायोमा को दिखाया जाता है जो कि बोटन के साथ में एक डेट पे यानी कि बाहर चलना चाहता था, पर बोटन उसे पीट देती है कहते हुए कि उसे अपना असाइनमेंट जमा कराना है, सिर्फ उसके पास आज का ही दिन है और वो भी 40 पेजेस का है। वो अगर उसके साथ गई तब वो फेल हो जाएगी और वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हायोमा तो सिर्फ जानना चाहता था कि आखिरकार बोटन कौन सा सीक्रेट छिपा रही है। हाओरी भी काफ़ी समय तक वो सीक्रेट नहीं छिपा सकती थी, क्योंकि एक न एक दिन उसे हायोमा को ये बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में किस प्रकार बोटन का पति बनने वाला है। इसी वजह से वो उसे बताती है कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तब तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। ये बात तो सुन के हायोमा हैरान हो जाता है, डेट कि उसे सच में एक सीक्रेट जानने के लिए डेट पे जाना पड़ेगा। जिसके ऊपर हाओरी कहती है, हाँ तुम्हें एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, मैं वहाँ पे ड्रेस चेंज करके आ जाऊंगी, उसके बाद में हम लोग अपने डेट पे वो सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। उनकी डेट जो होती है वो बोटन का पीछा करना होती है। ये बात जान के तो हमारा हायोमा जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो उससे पूछता है तो आखिरकार क्या सीक्रेट है, जिसके ऊपर हाओरी बताती है ये सीक्रेट जो है सिर्फ बोटन का पीछा करने के बाद ही तुम समझ सकते हो। घर पे हमेशा तुमने शील्ड देखी होगी, इस वजह से तुम नहीं समझ पाए। अब तुम ज़रा बोटन की तरफ देखो। वो जैसे ही बोटन की तरफ देखता है उसके आसपास में काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है स्पिरिट्स की वो महसूस करने लग जाती है जो कि उसी की ही तरफ देख रही थी। हायोमा ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, इतनी सारी स्पिरिट आखिरकार उसके पीछे क्यों है। वो उसे बचाने के लिए जा तो रहा था, पर हाओरी उसे रोक लेती है कहते हुए वो स्पिरिट उसका कुछ नहीं कर सकती है, वो सिर्फ उसे दूर से देख सकती है। ये बात सुन के हायोमा काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार बोटन की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो इस प्रकार स्पिरिट्स के घेरे में आ चुकी थी, जिसपे हाओरी उसे बताती है कि किस प्रकार हर एक स्पिरिट जो होती है अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड
में रहना चाहती है तो किसी न किसी तरह के ऑब्जेक्ट को पोजेस करती है। ये उन्हीं स्पिरिट्स के बारे में है जो कि गॉड्स की फेवरेट है, जो कि गलती से कभी कभार किसी इंसान को पोजेस कर लेती हैं। जब कभी भी वो ऐसा करती हैं तब उनकी पावर काफ़ी गुना बढ़ जाती है, जो कि एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। जिस प्रकार से हमारी हाओरी जो होती है ये कहानी बता रही थी, उसके अंदर हमें पता चलता है कि कैसे बोटन जो है वो किस प्रकार से बचपन से ही अकेली है। नागासुकी हाउस के अंदर जब से उसका जन्म हुआ है उसका कोई भी साथी, कोई भी दोस्त आज तक नहीं रहा है, क्योंकि इंसानों के अंदर एक ऐसा सिक्स्थ सेंस है जिसकी मदद से वो किसी भी तरह के बैड ओमन को पहचान जाते हैं। इसी वजह से बोटन के साथ में शुरुआत से ही कोई नहीं रहा है। ये बात जान के हायोमा काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उनसे पूछने लग जाता है कहीं नागासुकी हाउस के स्पिरिट भी उसकी पावर की वजह से ही तो उसके पीछे नहीं है, जिसके ऊपर हाओरी से बताती है नहीं, नागासुकी हाउस के अंदर हम सारे स्पिरिट बहुत पहले से हैं और हम शुरुआत से ही इसी प्रकार से बोटन की सहायता करते हुए आए हैं। जब उसके पास में कोई भी नहीं था, जब से ही हम उसके साथ में हैं, हमने उसे बड़ा होते हुए देखा है, हम उसकी पेरेंट फिगर की तरह हैं। ये बात जान के हायोमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि बोटन की लाइफ इस तरह की थी, तब भी वो किस प्रकार से हमेशा खुश रहती है, अपनी लाइफ की इस तरह के टर्निंग पॉइंट के बारे में ना बताते हुए भी। हाओरी जो होती है हायोमा को ये भी बताती है कि तुम्हें पता है जब कभी भी इस तरह स्पिरिट किसी इंसान को पोजेस करती है तब उसे काफ़ी ज़्यादा पावर दे देती है। इसी वजह से स्पिरिट्स और ह्यूमंस के बीच में एक पैक्ट हुआ है जो कि अनरिटर्न है। उसी दौरान वहाँ पे एक और स्पिरिट आ जाती है जो कि अब हायोमा का मजाक उड़ाने लग जाती है, क्योंकि हायोमा ने कहा था कि वो अब हमेशा के लिए बोटन की प्रोटेक्शन करेगा। बोटन भी तभी वहीं पे आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। आहोरी जो होती है वो उसे बताती है कि वो तो सिर्फ घूमने आए थे और वो सिर्फ उससे कोइंसिडेंस से ही मिले हैं। ये बात जान के खुद बोटन भी हैरान होती है। हायोमा भी जो होता है उन्हीं की ही कहानी में गुनगाने लग जाता है, वो भी ऐसा ही कहता है। इसी प्रकार वो सभी लोग एक साथ घूमने लग जाते हैं। स्पिरिट उसे बताती है तुम्हें बोटन का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बोटन हमेशा से ही अकेली रहती हुई आई है और अब हम नहीं चाहते हैं कि उसका कोई दिल दुखाए। चलते चलते वो घर की तरफ जाने लगते हैं। हाओरी उसे ये भी बताती है कि हमने तुम्हारे पास्ट के बारे में उसे बता दिया है। अब उसे लगने लग जाता है कि बोटन को कि यह मेरा मजाक उड़ाएगा, जिसके ऊपर वो उसे बताती है कि नहीं, हमारा जो हायोमा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझता है। ये बात तो सुन के वो हैरान होती है कि उसकी जैसी लड़की की बात भी कोई सच में समझ सकता है। उसे हैरानी हो रही थी जब कोई लड़का उसकी प्रॉब्लम के ऊपर कहता है कोई बात नहीं, तो हम इसे ज़रूर टैकल कर लोगी। ये बात तो सुन के बोटन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसी प्रकार समय बीतता जाता है। ठंड का मौसम आ चुका था और वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके घर के अंदर वही वाइट हेयर वाली स्पिरिट आ जाती है जो कि इन्फॉर्मेशन का ट्रेड करती है पैसों के लिए। वो उनके घर में इसलिए आया हुआ था क्योंकि वो उन्हें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया था, जिससे कि एक स्पिरिट बात करने लग जाती है। उससे बात करते हुए एक चीज़ ये पता चलती है कि बोटन के पीछे अभी 3 फैमिलीज पड़ी हुई है, जिसमें से कुछ स्पिरिट्स भी हैं और कुछ ह्यूमन वर्ल्ड की फैमिलीज हैं। ये बात जान के वो खुद भी हैरान हो जाता है। वो उससे और भी चीज़ें निकलवाना चाहता था कि वो अपने मुंह से और भी चीज़ें निकाल दे, जिसके ऊपर वो धीरे धीरे करके उससे निकलवाने लग जाता है बातें, ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ कि तुम सारी चीज़ें जानते हो, अगर तुम मुझे बता देते हो तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि बोटन की पावर किसी ऐसे आदमी के पास ना जाए जो कि उसका गलत इस्तेमाल करे। जिसके ऊपर वो बताता है कि शायद से क्योटो की फैमिली तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती है। इसी प्रकार कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कि तुम्हारी बोटन के ऊपर गलत नज़र लगाए बैठे हैं, जिसमें से कुछ स्पिरिट्स हैं जो कि क्योटो के अंदर ही रहती हैं। सबसे ज़्यादा खतरा तुम्हें क्योटो के अंदर से होने वाला है। तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, वरना बोटन ज़रूर उनके हाथों लग जाएगी। वो इस लड़ाई के अंदर मारी भी जा सकती है। अब इसी प्रकार उनकी जब बातें चली रही थी, उसके अंदर वो बंदा पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सी फैमिली हम पे अटैक कर सकती है, जिसके ऊपर वो बताता है क्योटो की वो फैमिली जो कि डीमंस और स्पिरिट्स को सील करने का काम करती है, वो लोग तुम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उसने इस बंदे से फ्री में कुछ बातें तो निकलवा ही ली। नागी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यही बंदा है जो कि उसके मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है बिना किसी पैसे के। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट है, जो कि इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को सेल और परचेज करता है। वो कहता है यार वापस से मैंने गलती कर दी, मैंने उसे क्यों सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे दी। आखिरकार उसकी बातों में ऐसा कैसा जादू है कि मैं उसे कुछ भी बता देता हूँ। पर वो सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे था क्योंकि कुछ दिनों पहले उसे एक ऐसी स्पिरिट दिखी थी जिसके पास में अम्ब्रेला था जो कि हायोमा के बारे में जानना चाहती थी, पर उसने उसे बताने से मना कर दिया था क्योंकि वो अनजान लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जब उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो वो गायब हो गई। हायोमा के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाले हैं आने वाले, ये बात कह के वो मशीनरी जो होता है जो कि इन्फॉर्मेशन ट्रेड करता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। हायोमा अब क्योटो की तरफ जाने वाला था क्योंकि क्योटो के ऊपर जो फैमिली काबू रखती है उस टेरिटरी के ऊपर वो काटामुरा की होती है। काटामुरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है और वहीं हायोमा को और भी स्पिरिट्स को सील करना होता है क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरी की काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स को सील कर दिया है और अब उन्हें स्पिरिट्स दिखती भी नहीं है। उसके ग्रैंडफादर ने बताया था काटामुरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है, वो भेड़ के अंदर भेड़िया है। ये बात जान के वो खुद भी हैरान था। जब वो वहाँ पे जाता है वो नोटिस करता है कि कैसे उन्होंने एक स्पिरिट को कैद करके रखा हुआ था। वो स्पिरिट जो होती है वो बाकी के स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी प्रकार काटामुरा जो होता है वो किसी स्पिरिट को ढूंढने के लिए नहीं जाता बल्कि स्पिरिट्स ही उनकी तरफ आ जाती हैं। ये बात जान के हायोमा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ पे एक स्पिरिट आती है और काटामुरा जो होता है अपने कुछ सबऑर्डिनेट को कुछ तलिस्मान की मदद से उससे फाइट करने के लिए भेज देती हैं जिससे कि वो उसे जल्द से जल्द खत्म कर सकें। इसी प्रकार काटामुरा का ऑर्डर आता है। वो स्पिरिट उनके ऊपर अटैक करने तो आता है पर सील की वजह से एक ब्लास्ट होता है, वो पीछे जा गिरता है और तभी सील लगा के उसे सील कर दिया जाता है। ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि कुछ ही चंद सेकंड के अंदर एक स्पिरिट को काफ़ी जल्द ही सील कर दिया गया, वो भी बिना किसी की कैजुअलिटी के। ये बात जान के हायोमा काफी ज्यादा हैरान था। काटामुरा उसे बताता है कि किस प्रकार क्योटो के अंदर बहुत पहले काफी ज्यादा नुकसान होता था इन स्पिरिट्स के चलते, पर जब से काटामुरा ने यहाँ की बागडोर संभाली थी इस प्रकार कैजुअलिटीज काफी ज्यादा कम हो गई और उनके योद्धा जो थे जो कि काफी ज्यादा मरा करते थे वो भी काफी ज्यादा कम हो गए। अब वो वहाँ पे नागुत्सुकी फैमिली के बारे में बात करने लग जाता है और उसके ग्रैंडफादर की टेरिटरी के अंदर ही नागुत्सुकी फैमिली आती है और बोटन की पावर उनके अंडर में ही है। वो जानता है कि हायोमा को उसके ग्रैंडफादर ने बोटन की पावर को लेने के लिए ही भेजा होगा क्योंकि उसे उसकी बात पे यकीन नहीं है कि कोई अपने पोते को आखिरकार किसी के हाउस होल्ड में क्यों भेजेगा कुछ शिक्षा लेने के लिए। पर हायोमा उसे बताता है ऐसा नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नागुत्सुकी फैमिली में इसलिए रहता है क्योंकि वो स्पिरिट्स के बारे में जानना चाहता है कि किस प्रकार वो स्पिरिट्स के साथ में रहते हैं जिससे कि वो भी अपने ग्रैंडफादर की तरह एक काइंड पर्सन बनते हुए स्पिरिट्स को सील कर दे। पर काटामुरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सब जानता हूँ, अगर तुम्हें क्योटो के अंदर अपना काम करना है तब तुम्हें एक डबल एजेंट बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने उधर की सारी बातें इधर शेयर करनी पड़ेगी, तभी हम तुम्हें यहाँ पे वर्क करने की परमिशन दे सकते हैं, वरना शायद से तुम्हें यहाँ पे वर्क करने की परमिशन नहीं मिलेगी। काटामुरा जानता था बोटन की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो किसी और के हाथ में पड़ गई तब इस दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधकार छा जाएगा, हर जगह सिर्फ त्राहिमाम होगी। इसलिए वो चाहता था कि हमारा जो हायोमा है वो नागुत्सुकी फैमिली के सारे वहाँ पे जितनी भी स्पिरिट्स हैं उन सबको खत्म कर दे और इसी प्रकार बोटन को भी। पर इस चीज़ के ऊपर हायोमा काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो उनके साथ में एक बॉन्ड शेयर करता है जो कि उसने पहले किसी के साथ नहीं किया था। इसी वजह से काटामुरा जो होता है अपने कुछ लोगों को उसे खत्म करने के लिए भेज देता है। अगर वो उनकी बात मानता है तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे, पर शायद से हायोमा उनकी बात मानने को राजी नहीं था। काटामुरा उसके आसपास में काफ़ी सारे तलिस्मान ला देता है जिससे कि वो उसकी मूवमेंट को रोक सके। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर हमें हायोमा को दिखाया जाता है जो कि बच चुका था। अब वो उनसे फाइट करने लग जाता है। फाइट के दौरान वो उनके एक आदमी को अच्छे से पीट देता है कि तभी काटामुरा काफ़ी सारी और भी स्पिरिट्स को बुला लेता है जिन्हें कि वो कंट्रोल करते हैं अपनी पावर की मदद से। एक ऐसा तलिस्मान है जिसकी मदद से स्पिरिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। हायोमा ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब उसे यहाँ पे काफ़ी सारे और भी स्पिरिट से फाइट करना पड़ेगा। काटामुरा उसे वापस से एक और ऑप्शन देता है कि वो उनकी साइड में आ जाए, वरना उसका अंत यहाँ पे निश्चित है। पर हायोमा उनकी तरफ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो नागुत्सुकी परिवार को धोखा नहीं दे सकता है और साथ ही में अपने ग्रैंडफादर को भी। काटामुरा समझने लग जाता है कि ताकतवर तो है क्योंकि इसने बचपन से ही ट्रेनिंग ली थी
कि ये कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं है। दूसरी तरफ हायोमा जो होता है उन सभी को नोटिस कर रहा था जिनके फेसेस पे काफी सारी पट्टी लगी हुई थी और वो उन लोगों के कंट्रोल में थे। काटामुरा अपने साथियों को कहने लग जाता है, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। वो सभी लोगों को अपने ताकतवर अटैक लॉन्च करने के लिए कहता है, पर शायद से हायोमा के सामने वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। वो एक एक करके सभी को मारने लग जाता है और अपनी रिंग बाहर निकाल लेता है। इस प्रकार काटामुरा समझ चुका था कि ये स्पिरिट्स को मारते हुए भी नहीं सोचता है, ये अपने ग्रैंडफादर की तरह नहीं है जो कि प्यार से काम ले। ये कहानी तब से ही शुरू हुई होगी जब से इसके भाई बहन को उस स्पिरिट ने मारा होगा, ये उसी वजह से गुस्सा है। दूसरी तरफ हायोमा जो होता है वो कहता है, तुम ये मत सोचो कि मैं स्पिरिट्स को छोड़ दूंगा, मैं स्पिरिट्स को पूरा खत्म करने का ही टास्क लेता हूँ। ये बात जान के काटामुरा भी हैरान था। काटामुरा को समझ में आ चुका था जब ये 12 साल का था तभी इसने एक स्पिरिट को मार दिया था और जब तक ये 18 का हुआ था तब तक इसने ताकतवर स्पिरिट्स को भी खत्म करना शुरू कर दिया था। कि तभी वहाँ पे एक स्पिरिट्स को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम यिंजू होता है। यिंजू वही स्पिरिट है जिसे कि इस वर्ल्ड में रहने की इजाज़त नागत्सुकी परिवार की फैमिली से मिली थी। उसे देख के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आखिरकार यिंजू जो होती है वो उनके कंट्रोल में होती है। इस प्रकार वो काफ़ी सारे और भी तलिस्मान बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हायोमा जो होता है वो उसे खत्म नहीं कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर भी अब स्पिरिट्स के लिए इमोशन आ चुके होते हैं। यही उनके पास एक अच्छा चांस है जिसकी मदद से वो हायोमा को खत्म कर सके। प्लस दूसरी तरफ हायोमा जो होता है उस स्पिरिट को वापस से अपनी इस दुनिया के अंदर होश में लाने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो इस दुनिया में रहना चाहती है तो आखिरकार वो उनका साथ क्यों दे रही है। वो बेवकूफ़ों की तरफ से मनाने की कोशिश करता है पर शायद से वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो दूसरी तरफ काटामुरा ये देख के समझ चुका था कि हाँ, इसमें अब इमोशन आ चुके हैं इन स्पिरिट्स को लेके, इसी वजह से आगे चल के ताकतवर नहीं बन पाएगा। हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। पर अभी तक जैसे इसने हमें पावर दिखाई है, मेरे काफ़ी सारे सबऑर्डिनेट को कूट कर ये ताकत आने वाले टाइम में काम आ सकती है अगर हम लोग इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो पाते हैं जैसे कि हम स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ वो अपने साथियों को तलिस्मान रेडी करने के लिए कह देता है क्योंकि हायोमा अब इन्हीं का ही पपेट बनने वाला है। इसी की मदद से फिर वो नागत्सुकी परिवार को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। तो दूसरी तरफ हायोमा जो होता है उसे वापस से काटामुरा एक और चॉइस देता है कि वो साफ साफ उनके लिए काम कर ले वरना वो उसे पपेट बना के रख देंगे। अब यहाँ पे हायोमा को भी समझ में आ चुका था इस प्रकार वो जीतने वाला नहीं है, इसे जल्द से जल्द कोई ना कोई ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए वो कहता है तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं सिर्फ अपने मन की करूँगा। वो अब इस युंजी के मुंह पे मारता है कि तभी काटामुरा उसके ऊपर पपेट वाले तलिस्मान फेंकता है पर उन्हें पकड़ लेता है और काटामुरा के गले पे वो रिंग लगा देता है। तो दूसरी तरफ युंजी जो होती है वो ठीक हो चुकी थी। काटामुरा ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार उसने इतने रिस्क वाला प्लान क्यों आजमाया। और दूसरी तरफ युंजी को तो ठीक देख के वो समझ ही नहीं पाता। हायोमा उसे समझाता है कि मैंने उसकी आंखों पे लगी हुई पट्टी काट दी थी जिससे कि वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर आ गई, अब वो एक पपेट नहीं है। ये बात तो सुन के काटामुरा खुद भी हैरान होता है। यहाँ पे हायोमा के इस तरह के करेज को देख के उसकी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी जिसका कि नाम सुबाकी होता है। सुबाकी अपने फादर को अब रुकने के लिए कह देती है क्योंकि अब उसे हायोमा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था। अगर उसके फादर नहीं रुकते हैं तब शायद से उसे हायोमा की ही साइड लेनी पड़ेगी क्योंकि वो हायोमा के बड़े भाई को बहुत पहले से जानती थी जब वो सिर्फ 14 साल की थी। जब से ही ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि सुबाकी उसके भाई से मिल चुकी है। सुबाकी अब अपना एक एक्स बाहर निकाल लेती है अपने फादर को धमकी देते हुए। उसके फादर भी रुक जाते हैं ये कहते हुए कि हाँ, हायोमा की पावर हमने देख ली है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर इसके जैसे योद्धा क्योटो में रहेंगे तब शायद से ही स्पिरिट यहाँ पे किसी तरह का नुकसान करेंगे। अब काटामुरा जो होता है वो कहता है नागत्सुकी परिवार के ऊपर बस तुम्हें नज़र बनाए रखनी है, कहीं उनके ऊपर कोई और क्लैन अटैक न कर दे, तुम्हें उन्हें बचा के रखना है। ये बात उसे समझाने लग जाते हैं कहते हुए अब से तुम काटामुरा फैमिली के लिए यहाँ पे काम कर सकते हो एज अ अंडर में, क्योंकि ये काटामुरा की फैमिली के अंडर में ही क्योटो आता है। इसी वजह से उसे सबसे पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ रही थी, इसी वजह से वो यहाँ पे आया था। काटामुरा उसे ये भी समझाता है कि बोटना की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसके पीछे और भी क्लैंस आएंगी, इसी वजह से तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अभी तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम सभी को रोक सको। तो दूसरी तरफ सुबाकी उसे अपना फ़ोन नंबर एक पर्चे पे लिख के दे जाती है जैसे कि कोई
बैड ही हो। हायोमा सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं इसका क्या करूंगा। दूसरी तरफ युंजी जो थी अब वो वहाँ पे आ चुकी थी। युंजी को कोई जगह पता नहीं थी कहाँ पे जाना है। इस वजह से हायोमा जो होता है युंजी को सबसे पहले अपने घर ही लेके जाता है, यानी कि नागासुकी परिवार के हाइड आउट पे। जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं युंजी तो अंदर जाने से मना करती है, पर उसे पता था हाओरी उसकी जरूर मदद करेगी क्योंकि ये सभी लोग कितने ज्यादा प्यारे हैं। वो गेट पे नॉक करता है। जैसे ही वो गेट नॉक करता है अंदर से हमें बोटेन को आते हुए दिखाया जाता है। बोटेन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए आ रही होती है, जैसे कि उसकी कोई लॉटरी ही लग गई हो। पर जैसे ही वो हायोमा को अंदर देखती है कि वो कितना ज्यादा इंजर्ड है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, ये सोचते हुए कि रोजाना के तौर पे इस तरह लड़के आता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसी वजह से उसे उसके लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो हायोमा से पूछती है कि आखिरकार आज क्या हुआ है जैसे कि तुम्हारी ये हालत है। हायोमा कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं क्योटो गया था, वहाँ पे थोड़ी सी भसड़ हो गई थी जिसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। उसकी ये बात सुन के बोटेन काफी ज्यादा खुश होती है उसके लिए कि हाँ सब कुछ ठीक तो हुआ। और वो युंजी को बुलाता है। युंजी को देख के वो काफी ज्यादा हैरान थी। पर दूसरी तरफ हायोमा रात के समय डिनर खाते हुए सभी को सारी चीजें बता देता है कि कैसे क्योटो के अंदर काटामुरा से उसकी फाइट हुई थी। उसी दौरान उसे वहाँ पे युंजी भी मिली थी। वो युंजी को पीछे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे उसको लाना पड़ा क्योंकि वो उसके प्रति भी अब अपने दिल के अंदर एक सॉफ्ट साइड रखता है। हाओरी जो होती है वो अब युंजी को कल छोड़ने तो जा रहा है हमारा हायोमा। इस वजह से हाओरी जो थी वो भेजना चाहती थी बोटेन को भी उनके साथ में, जिससे कि वो बाहर की दुनिया भी देख सके इन लोगों के साथ में थोड़े घूमते हुए। बोटेन जाना तो नहीं चाहती थी, पर दूसरी तरफ हायोमा जो होता है वो उसे चलने के लिए मनाने लग जाता है क्योंकि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और अगर बोटेन उसके साथ में चलेगी तो वो उसे आसपास की जगहें दिखा भी पाएगा। हाओरी इसके लिए भी मान जाती है। दूसरी तरफ बोटेन भी इस चीज़ के लिए मान जाती है क्योंकि वो अकेले अपने हायोमा के साथ में, यानी कि उसके फ्यूचर हस्बैंड, वो किसी और साइड चिक को तो उसके साथ में नहीं छोड़ सकती थी। युंजी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो दूसरी तरफ उसे तो हायोमा खतरनाक और लगता है। अगर बोटेन उसके साथ में चलेगी तब वो थोड़ी कम फिक्रमंद होगी। अब वो रास्ते में चलने लग जाते हैं जहाँ पे कि युंजी बताने लग जाती है कि वो किस प्रकार पहले एक ऑब्जेक्ट को पोजेस करती थी जब उसका जो मालिक था वो उसे काफी ज्यादा लाइक करती थी और इसी प्रकार से वो उसे बार बार देखने आती थी। हायोमा जो होता है युंजी को एक दूसरे हाउस होल्ड में छोड़ने के लिए जा रहा होता है जिससे कि वो अपनी लाइफ वहाँ पे अच्छे से रह सके, ना कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे की लड़ाई और दंगे खुलेआम चलते रहते हैं। जिस प्रकार से उसे युंजी ने आज इस बार पकड़ लिया गया था काटामुरा के हाथों से, उसी प्रकार कोई और उसे ना पकड़ ले। इसी वजह से इस बार हायोमा उसे किसी और हाउस होल्ड में छोड़ के आने की बात करता है। पर युंजी सबसे पहले अपने पुराने मास्टर को देखना चाहती थी। हर एक ऑब्जेक्ट को एक स्पिरिट पोजेस करती है। ये स्पिरिट वाकई में रियल हो चुकी थी। इसी वजह से वो अपने मास्टर के प्रति अपने प्यार को नहीं भूल पाई थी। इसी वजह से वो रोजाना घर की तरफ अपने मास्टर के इसलिए आती है कि सिर्फ उसे एक झलक दिख जाए। ये काफी पुरानी बात हो चुकी थी। इसी वजह से उसे ये भी डर था कहीं उसकी मेमोरीज वापस से ना आ जाए अपनी पुरानी जिंदगी की। पर शायद से इस बार उसकी पुरानी जिंदगी की मेमोरीज उसे कभी भी याद नहीं आएगी क्योंकि स्पिरिट्स के अंदर एक रूल होता है। और वहीं दूसरी तरफ वो हायोमा को और बेटन को एक क्यूट कपल भी बोलती है। समय काफी जल्दी बीत जाता है। वो लोग अभी तो शुरुआत में घर के सामने थे, अब वो एक स्टेशन के पास में आ जाते हैं। स्टेशन के पास में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी बोटेन और हायोमा जो होते हैं वह युंजी को समझा रहे होते हैं कि वो कोई कपल नहीं है। अभी तक उन्होंने इस बात पे कुछ तय नहीं किया है कि उन्हें आगे चल के मैरिज करनी भी है या नहीं करनी है। वो उसे उनकी रियल फैमिली से मिलवा देता है जो कि अब उनकी होने वाली है। युंजी जो होती है वो उसे कहती है कि बोटेन से मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, यानी कि वो एक फैमिलियर बॉन्ड जो कि उसे किसी के साथ भी नहीं हुआ है। उसे बोटेन का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर हायोमा उसे पूरा कंफर्म दिला देता है कि हाँ वो उसकी रक्षा जरूर करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो दूसरी तरफ हमें उन्हें दिखाया जाता है कि कैसे शाम के समय वो दोनों आपस में एक जगह पे खड़े थे। हमारा जो हायोमा था वो इस पर बात करने लग जाता है हमारी बोटेन से, ये कहते हुए कि शायद से मैंने तुम्हें कुछ भी बात नहीं बताई है, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने इस बार में बहुत सोचा है और मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार मेरी फैमिली ख़त्म हुई थी, किस प्रकार मुझे इन स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ख़त्म कर देता हूँ बिना इनके ऊपर कोई नरमी पेशी किए हुए। हाओरी ने हायोमा की कहानी उसे नहीं बताई थी कि किस प्रकार उसके भाई बहन को उसी की ही आंखों के सामने एक स्पिरिट ने ख़त्म कर दिया था और ऐसा काम करते हुए वो डीमन काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। उस प्रकार की तस्वीर जो है वो हायोमा के दिल में छप चुकी थी। वो
जानता था कि उसके जो भाई और बहन थे वो उसके लिए पेरेंट्स फिगर की तरह थे। जब से वो खत्म हुए थे तभी से वो काफी ज्यादा अलग हो चुका था। वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर चुका था। उसकी फैमिली कहलाने के लिए सिर्फ उसके दादा ही थे। ये बात तो सुन के हमारी बोटेन जो थी वो भी उसके लिए काफी ज्यादा सैड होने लग जाती है। पर हायोमा उसे समझाता है कि अब सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब उनका बदला लेना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ जिससे कि मैं स्पिरिट्स के बारे में समझ सकूं। अब वो लोग घर की तरफ प्रस्थान करने लग जाते हैं कि जैसे कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि तुम्हें स्पिरिट्स से मिलजुल के रहना चाहिए, कुछ स्पिरिट्स अच्छी होती हैं। इस बात के ऊपर हायोमा भी अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि जब से उसने नागत्सुकी फैमिली को देखा है, जब से उसने युंजी को देखा है, इस तरह के स्पिरिट जो कि इंसानों का साथ देती है, तभी से उसका पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों के लिए काफी ज्यादा बदल चुका है। बोटेन जो थी उसके लिए काफी ज्यादा दुखी होने लग जाती है, पर उसे एक चीज समझाती है कि रिवेंज जो है एक इंसान को खा जाता है। तुम्हें रिवेंज के साथ खुद को नहीं खोना चाहिए। अगर तुम खुद को खो दोगे तो वो रिवेंज जो है किसी काम का नहीं रहेगा। ये बात वो बताने लग जाती है तो दूसरी तरफ उन्हें किसी लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही थी जो कि नागत्सुकी फैमिली के ही स्पिरिट से। वो लोग अबाने हायोमा को और बोटेन को इतना करीब देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो साथ में गुस्सा भी होते हैं कि किस प्रकार बोटेन के पास में वो हमारा हायोमा खड़ा होता है। वहीं पे हायोमा को बोटेन कहने लग जाती है कि वो उसको फर्स्ट नेम से उसके बुला सकता है जो कि बोटेन है। अब से वो उसकी फैमिली का सरनेम यूज नहीं करेगा उसे एड्रेस करते हुए। हायोमा को शुरुआत में काफी ज्यादा क्रिंज लगने लग जाता है। वो शुरुआत में ये बोलने से थोड़ा कतरा रहा होता है क्योंकि वो आखिरकार कैसे एक लड़की का फर्स्ट नेम ले सकता है। फिर भी वो कोशिश करता है। यू को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर हमारी जो बोटेन होती है वो उसे समझा देती है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर कोई मुझे हमारी बोटेन नाम से ही जानता है, इसी वजह से। अब वो उन दोनों को एक टास्क पे भेज देती है जो कि टास्क ये था कि उन्हें क्योटो में जाना है और एक गैंग के ऊपर अटैक करना है। वो गैंग काफी ज्यादा खतरनाक है, वो नागी और बाकी लोगों को नहीं भेजती है। हायोमा जिसके ऊपर ये पूछता है कि आखिरकार बाकी के लोग क्यों नहीं आए हैं, यू उसे बताती है जिन स्पिरिट से हम लड़ने के लिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट्स हैं, क्योंकि वो उन इक्विपमेंट के ऊपर पोजेशन बनाए हुए रखी थी जो कि टॉर्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्यूरियस स्पिरिट्स बन चुकी हैं। और साथ ही में वो उसे ये भी बताती कि फैमिली के बाकी के लोग इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ जाते और पीछे से बोटेन के ऊपर कोई और लोग अटैक कर देते तब हमारी मास्टर को बचाने के लिए उस समय वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से बोटेन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता था हमारे ही खिलाफ, इसलिए सिर्फ तुम्हारे साथ मैं यानी कि यू आई हुई है। यू की इस तरह की डिटेल एक्सप्लेनेशन सुन के हमारे हायोमा का सर टकराने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, आखिरकार बोटेन के ऊपर कितनी सारी फैमिलियां निगाहें टिका के बैठी है उसे खत्म करने के लिए, जिसपे यू बताती है उसके पास ये डिवाइन पावर है, इसी वजह से लोग उसे खत्म करने की फिराक में रहते हैं, वरना उसका इस्तेमाल करके उस दुनिया के ऊपर काबू पाने की कोशिश करते रहते हैं। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ पे सुबाकी भी आ जाती है। सुबाकी जो होती है वो डायरेक्ट हमारे हायोमा के ऊपर लैंड करती है। ये देख के यू जो होती है वो कहती है कि बोटेन को मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के हायोमा कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो जो कुछ भी समझ रही है वो सिर्फ एक गलतफहमी है। वो सुबाकी से बहुत पहले मिला था और उसके बाद अब मिल रहा है। ये काटामुरा की बेटी है। यू उसे पहले से ही जानती थी क्योंकि उनकी मुलाकात पहले भी कई बार हो रखी है, पर उसे गुस्सा इस बात से था कि वो बोटेन को तो इम्प्रेस कर ही रहा है, साथ में सुबाकी को भी वो अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ सुबाकी जो होती है वो वहाँ पे अपने फादर के ऑर्डर पे आई हुई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पे 3 स्पिरिट की गैंग को खत्म करना है, क्योंकि वो कुछ समय से काफी सारे हंटर्स को मार रहे होते हैं। अब उन्हें वहाँ पे 2 स्पिरिट्स दिखाई देती हैं जो कि मशीनरी का काम करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन का ट्रेड। वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ के उन स्पिरिट्स के पास ले जाने के लिए आई है जो कि काफी सारे हंटर्स को मार रहे होते हैं और उसके बाद वो उनका कोई भी काम नहीं करेंगे। हायोमा पूछता है कि आखिरकार काटामुरा कहाँ पे है, जिसपे वो बताता है कि वो सिटी में काफी जगह पे तलिस्मान लगा के गए हैं जिससे कि वो जो स्पिरिट्स है वो इस प्रकार फ्री में ना घूम सके इधर से उधर। और साथ में उन्हें एक और बात ये भी पता चलती है, ये जो स्पिरिट्स का ग्रुप है इनका पहले से ही काटामुरा के साथ में एक पैक्ट साइन हो रखा था, जिसके अंदर ये था कि वो उन्हें नहीं खत्म करेंगे और वो यहाँ पे लोगों को खत्म नहीं करेंगे। इस
प्रकार का था, पर शायद से अब वो लोग इस रूल को नहीं मान रहे हैं। वहीं पे यू को पता था कि जब से हायोमा यहाँ पे बोटन के घर के अंदर रहने आया है तभी से वो लोग ये पैक्ट को नहीं मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बोटन की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पे घूम रहे हैं और लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात यू जो होती है हायोमा को नहीं बताती है, और जैसे ही वो दोनों बात कर रहे थे वहां से वो मशीनरी जाने लग जाता है सफेद बालों वाला। वो धीरे धीरे करके जैसे ही जा रहा था हायोमा उसका नाम पुकारता है, तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जो कि उन 3 स्पिरिट में से एक स्पिरिट करती है। वो बच जाते हैं कि तभी हमें वहां पे उन स्पिरिट के सबसे बड़े बॉस को दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर बैठा हुआ था, जिसका कि नाम हिकारी होता है। हिकारी जो था वो बताता है कि हम लोगों को अपनी मर्जी से मारते हैं, हम काफी ज्यादा बोर हो गए थे, इसी प्रकार इधर से उधर हम ऐसे ही घूम रहे थे बिना किसी को मारे, इसी वजह से हम काफी बोर हो गए थे, इसलिए हम इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। उसकी ये बात तो सुन के हायोमा को उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ह्यूमंस को इस प्रकार देखते हैं जैसे कि वो ऐसे ही खेलने वाले खिलौने हो, जब मन किया जब मार दिया। ये बात तो सुन के वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हिकारी जो था वो हायोमा से फाइट करना चाहता था। वो अपने सभी साथियों को बाकी लोगों से फाइट करने के लिए कहता है और हायोमा से वो अकेले ही फाइट करेगा। हायोमा जो होता है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी रिंग्स जो होती है वो बाहर निकाल लेता है और यू भी उसका साथ देने वाली थी उससे फाइट करने के लिए। उन सभी लोगों के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बीच में वो मशीनरी जो होते हैं वो बेफालतू में पिस रही होती है। दूसरी तरफ सुबाकी के ऊपर एक स्पिरिट अटैक करने तो जाती है, पर सुबाकी खुद को एक तलिस्मान से बचा लेती है। तो दूसरी तरफ हिकारी जो था वो हायोमा और यू से फाइट करने लग जाता है। शुरुआत में तो वो कहता है कि मैंने हायोमा तुमसे काफी सारी उम्मीदें लगा रखी है, तुम उस पर खड़े जरूर उतरना, जिसके ऊपर वो हाँ में सर हिलाता है। यू के साथ मिलकर उनसे फाइट करने लगता है। मशीनरी उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं वो तो फालतू में इस लड़ाई के बीच में आ गए हैं, उन्हें उनसे फाइट नहीं करनी है, पर शायद से वो स्पिरिट मानने को राजी ही नहीं थी। वो उनसे फाइट करने लग जाती है, इसी वजह से मशीनरीज को भी उनसे फाइट करनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हायोमा को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होती हैं हिकारी से फाइट करने के लिए, क्योंकि हिकारी हर एक चोट से खुद को बड़ी जल्दी हील कर ले रहा होता है। वो भी एक पुराना स्पिरिट होता है जिसने कि काफी सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपना पोजेशन करा के रखा था, इसी वजह से वो ताकतवर है। साथ ही में वो उसके पास में इतनी सारी चैनसोस है जिसकी मदद से वो एक साथ काफी सारे अटैक कर सकता है। यू को काफी सारी दिक्कतें आ रही होती है हायोमा के साथ मिलके उससे लड़ने में, पर दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि हायोमा के पास में था, जो कि रिंग था, जो कि एक डेथ डोर नाम के एक ऑब्जेक्ट से लिया गया था। उसकी मदद से वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसके अंत तक पहुंचा सकता है, उसे वो खत्म कर सकता है। इस तरह का ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। हायोमा के पास में वो है, यानी कि वो ताकतवर है। वो हायोमा को पहले से ही जानते थे। तो दूसरी तरफ उसे ये भी पता था कि ये जो हथियार है ये इसके नहीं है, इसका हथियार कोई और है। पर तब भी हायोमा जो होता है उन रिंग से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो हिकारी को हराने की अपनी पूरी कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ हिकारी देखता है कि उसका हर एक साथी जो होता है वो सुबाकी, तो दूसरी तरफ कुछ मशीनरीज के हाथों मारे जा चुके हैं। इसी वजह से उसे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा। मशीनरी जो होते हैं वो भी उसके साथी को खत्म कर देते हैं। हिकारी को अब जल्द से जल्द ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी, वो जान चुका था। इसी वजह से वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है एक पूरे डीमन के रूप में। वो कहने लग जाता है कि मैं हायोमा से फाइट करने आया हूँ, यू तुम मेरे बीच में मत आओ। पर तब भी यू से फाइट करने लग जाती है। अब हिकारी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यू जो थी वो हायोमा को पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि उसका पाँव काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब वो होती है वो हिकारी के ऊपर अटैक कर देती है अपनी पिन से, पर तभी हमारा जो यू था वो हिकारी को खत्म कर देता है पीछे से मार के। यू उसके ऊपर गुस्सा थी कि इसमें उसकी भी जान जा सकती थी। अब वो उसकी चोट पे मरहम पट्टी करती है और उसे ठीक कर देती है। तो दूसरी तरफ यू जो होता है उसे खत्म करके काफी ज्यादा खुश था। पर दूसरी तरफ सुबाकी कहने लग जाती है कि मैं भी उसी अम्ब्रेला मॉन्स्टर को ढूंढ रही हूँ जिसने कि तुम्हारे सिबलिंग्स को मारा था। तुम्हारे सिबलिंग्स मेरे लिए एक मेंटोर की तरह थे जिनकी मैंने काफी सारी फाइट देखी थी और मैं भी उन्हीं की तरह बनने की हमेशा से ही कामना करती रहती थी। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, पर उन्होंने उस डीमन ने हमारे मेंटोर को खत्म कर दिया। इसी वजह से मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अम्ब्रेला वाले स्पिरिट को जल्द ही खत्म कर देंगे। वो वहां पे हायोमा को अपनी ही फैमिली की तरफ लेने की कोशिश कर रही थी। उसे नागत्सु की फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार वो उस अम्ब्रेला वाले स्पिरिट को खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। वो उसे अपनी फैमिली में आने का इनविटेशन देती है। वहीं पे यू को लग रहा था कि ये उसकी फैमिली में चला जाएगा,
क्योंकि हायोमा का जो है नागात्सुकी परिवार के अंदर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। पर शायद से उसका ये सोचना गलत था, क्योंकि हायोमा जो होता है उसने उसके उस इनविटेशन को बड़े ही आसानी से रिजेक्ट कर दिया होता है, ये कहते हुए कि उस अम्ब्रेला मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ मेरे कुछ और भी कमिटमेंट है जो कि मुझे भी पूरे करने हैं। इसी वजह से मैं काटामुरा की फैमिली में नहीं आ सकता हूँ, मुझे तुम्हारे ये ऑफर डाउन करना पड़ेगा। ये बात सुन के सुबाकी जो थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी जो डील थी काफी सारे लोगों ने मानी थी, पर हायुमा ने तो उसे छूटते ही मना कर दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल चुके होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी यू जो थी वो हायोमा से पूछती है कि आखिरकार तुमने सुबाकी के उस ऑफर को मना क्यों किया, जिसके ऊपर वो बताता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगा हूँ मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। साथ ही मैंने कसम ये खाई थी कि मैं ही सिर्फ अकेले उस अम्ब्रेला स्पिरिट को खत्म करूंगा, तो आखिरकार मैं सुबाकी का कैसे साथ दे सकता हूँ उसकी फैमिली में जाके। और दूसरी तरफ उसने बोटन से भी ये वादा किया था कि वो उसी के ही साथ रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। बोटन ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इस बार भी कैसे हायोमा इतना ज्यादा इंजर्ड आया है। तो दूसरी तरफ आहोरी कहती है कि हमारी बोटन का 3rd ईयर चालू हो चुका है यूनिवर्सिटी में, और हमारा जो हायोमा है उसको 3 मंथ्स हो चुके हमारे परिवार में, तब हमें एक पार्टी बनानी चाहिए। ये कहने के बाद में उन्हें अलग अलग मिशन दे देती है, हर किसी को एक अलग अलग सामान लाना पड़ेगा जिससे कि इस रात की पार्टी को वो शानदार और जानदार बना सके। वो सबसे पहले खाने का इंतजाम करने के लिए कुछ स्पिरिट्स को बोलती है, तो वाइन का इंतजाम कराने के लिए नागी को बोलती है। तो दूसरी तरफ वो हमारी बोटन को एक पोट ढूंढने के लिए कहती है, साथ में वो उसे एक पर्ची देती है जिसके अंदर लव स्टेप्स लिखे थे कि किस प्रकार से वो हायोमा को अपने जाल में फंसा सकती है। वो लोग अब पोट ढूंढने लग जाते हैं, बाकी सारे लोग मार्केट में निकल जाते हैं अपना अपना सामान ढूंढने के लिए। उसी दौरान हमें नागी को दिखाया जाता है कि जब वो वाइन लेने के लिए निकला होता है उसी दौरान वो अपने सामने देख पा रहा होता है कि जो वाइन की मालकिन है वो उससे उसके साथ में कंपटीशन करने को कहती है कि जो सबसे ज्यादा वाइन पिएगा वही जीतेगा, तभी तुम वाइन ले जा पाओगे। नागी उसके लिए मान जाता है और काफी सारी वाइन पीने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे हमारी बोटन जब पोट ढूंढ रही होती है उसकी जेब से वही पर्ची निकल जाती है जो कि आहुरी ने उसे दी थी कि किस प्रकार हायोमा को वो सेट कर सकते अपने प्यार में। उसी दौरान हमारा जो हायोमा था उस पर्ची को पढ़ लेता है। अब हमारी बोटन ये देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, वो उससे माफी मांगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाओरी ने सिर्फ ऐसा प्रैंक उसकी जेब में ये रख दिया था। पर दूसरी तरफ हाओरी जानना चाहती थी कि हमारे हायोमा का रिएक्शन कैसा था उस पर्ची को पढ़ के। अब उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लग जाती है, वो देखना चाहती थी उसका रिएक्शन क्या था, वो हकीकत जानना चाहती थी कि हायोमा मन ही मन में क्या सोच रहा है, इसलिए अब वो उसको परेशान करने लग जाती है। वो उसका चेहरा देखना चाहती थी उस पर्ची को पढ़ने के बाद में वो कैसा फेस बना रहा है। उसी दौरान हमारी जो बोटन थी वो हायोमा के ऊपर ही गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा ब्लश करते हैं, पर वहीं पे यू भी उन्हें देख रही होती है। यू को पड़ोसी के पास में वो पोर्ट मिल गया था क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले अपने पड़ोसी को वो पोर्ट लैंड कर दिया था। हाओरी जो होती है रात के समय में अब उन सभी को अपना सामान आगे रखने के लिए कहती है और वो जल्द से जल्द यहाँ पे पार्टी का इंतजाम करने को सबको कह देती है। वो एक एक करके अपना सामान आगे लाते हैं और वो सभी लोग एक साथ रात के समय में पार्टी करते हैं। उनकी पार्टी काफी ज्यादा खूबसूरत हो रही थी। उसी दौरान हायोमा जो होता है वो अब हमारी बोटन के पास में आता है। बोटन उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार अब तुम्हारा यहाँ पे रह के कैसा मन कर रहा है, जिसमें वो बताता है कि मेरी फैमिली मेरे भाई बहन थे, उसके बाद से अभी मैंने एक फैमिली की तरह यहाँ पे महसूस किया है। मैं नागात्सुकी परिवार के अंदर रहकर काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे पहले ऐसे कभी भी महसूस नहीं होता था जैसा कि यहाँ पे महसूस हो रहा है। मैं इस फैमिली को काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। अब वो अगले दिन अपने लिए कपड़े ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि हमारा हायोमा जो था वो नॉर्मल क्लोथ्स का इस्तेमाल करता था, पर दूसरी तरफ बाकी के हंटर जो होते हैं वो एक इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जो कि चोटों को जल्दी हील कर देता था और खरोच से वो बचाया करता था। वो स्पेशल टाइप की क्लोथ है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, पर उसे वो खरीदने पड़ेंगे जिससे कि वो खुद को बचा सके। अब वो जैसे ही उस जगह पे जाने लग जाते हैं वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि उस दुकान के अंदर तो पहले से ही सुबाकी होते, क्योंकि सुबाकी के जो फादर हैं वही इस दुकान को ओन करते हैं। सुबाकी उससे मिलने के लिए आती है। अब हमारी बोटन जो थी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पे वो अपने रिलेशन को उनके सामने सुलझाने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें सुबाकी उन्हें अब आगे लेके जाती है 2nd फ्लोर पे जहाँ पे कि कपड़े रखे हुए थे। वहाँ पे गेट एकदम से खुलता है और गेट के अंदर से कपड़ा बाहर आता है जो कि हमारी बोटन को बांध लेता है। वो जैसे ही बोटन को बांधता है हायोमा जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस बंदे के ऊपर कि आखिरकार वो इतना ज्यादा नादान कैसे हो सकता है कि एक फाइबर स्पिरिट को वो ऐसे ही खुला छोड़ दे। वो भी एक स्पिरिट होता है। वो उससे माफी मांगता है ये कहते हुए ये स्पिरिट नहीं है रे भाई, ये एक नॉर्मल चीजें हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है और इन्हें स्पिरिट बनाया गया है। ये वरना नॉर्मल ही फाइबर थे, ये बाकी के फाइबर्स के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है और इनको एक डिफेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो स्पिरिट से फाइट करते दौरान ज़्यादा इंजर्ड ना हो। और वहीं दूसरी तरफ ये अपने हिसाब से अपने क्लोथ्स को भी चेंज कर सकती हैं, यानी कि एक क्लोथ अलग अलग क्लोथ में बदल सकता है। पर सबसे पहले उसे उस क्लोथ के कंपैटिबल होना पड़ेगा। उसे सबसे पहले खुद का सर्वेंट बनाना पड़ेगा, वरना खुद का साथी जो कि उसका हर एक फाइट में साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही फाइबर स्पिरिट बाहर आता है वो हमारी बोटेन की पावर को महसूस कर पा रहा होता है। इसी वजह से वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से इनकार कर देता है। ये चीज़ शुरुआत में देख के काफ़ी ज़्यादा हमारा हायोमा हैरान होता है। वो अपना स्कार्फ बाहर निकाल देता है और कहता है मैं वापस से उस स्पिरिट को बुलाना चाहता हूँ। वो फाइबर स्पिरिट जैसे उसके सामने आती है, अब हायोमा सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करे। वो शुरुआत में ऐसा क्या करे जिससे कि उस स्पिरिट को इसके ऊपर भरोसा हो जाए और वो उसका साथ दे इस फाइट के अंदर। सुबह की अलग अलग मेथड उसे बताने लग जाती है। बोटेन भी अब उनकी ये चीज़ देख रही होती है। अब हमारा जो हायोमा था वो समझ जाता है कि आखिरकार इससे मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। उसे इसे हराना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का एक कॉम्पिटिशन हो, पर अगर वो उसे हराएगा तभी वो उसकी बात मान सकता है, क्योंकि अगर हम किसी को हराते हैं तभी वो सामने वाले इंसान को एज अ सुपीरियर देखता है। अब हायोमा जो होता है अपना पंच बाहर निकालता है, स्पिरिट के पंच को सहता है और वो उसे कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगे तब तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम्हारा हर एक फाइबर स्पिरिट जो है वो नाम पुकारेगा। इस तरह की बात और इस तरह का औहदा सारे के सारे फाइबर स्पिरिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लालचपूर्ण था। इसी वजह से वो फाइबर जो होता है मान जाता है और वो बड़े प्यार से हायोमा के कपड़े में बदल जाता है। हायोमा खुद ये देख के हैरान होता है कि कैसे उसने एक स्पिरिट को अपने काबू में कर लिया। ये जो स्पिरिट है वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। सुबाकी का जो साथी होता है वो कहता है तुम ड्रेसेस को कभी भी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन करे, जैसा मन करे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हायोमा अपने उसी फाइबर वाले स्पिरिट के क्लोथ में आ जाता है जो कि पुराने कपड़े ही जैसे थे। बोटेन उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने इसे किसी और कलर में क्यों नहीं बदला, जिस पे वो कहता है नहीं नहीं, मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यही रखा है, तुम्हें ये नहीं लगता है क्या? जिसके ऊपर बोटेन कहती है सुंदर तो तुम लग रहे हो। अब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा स्पिरिट के प्रति अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके ऊपर वो बताता है मेरे ग्रैंडफादर जैसा चाहते थे, शायद से धीरे धीरे करके मैं वैसा ही बनता जा रहा हूँ, मैं भी स्पिरिट के प्रति अब इमोशनल होता जा रहा हूँ। बोटेन कहती है तो अब तुम एक अच्छे इंसान बनने की राह पे निकल पड़े हो, रिवेंज को तुम अपने आप को खाने मत देना। इस प्रकार की बात हायोमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है बोटने की। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि कैसे काटामुरा की फैमिली के सुबाकी ने जैसे उसके हेयर पिन पे साइन पे टच किया था तभी से उसका सर जो है वो पहले से ज़्यादा भारी होता जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ में काटामुरा की बेटी सुबाकी को दिखाया जाता है। सुबाकी जो होती है अपने फादर को बता रही होती है कि आज वो बोटेन से मिली थी। बोटेन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, जिसके ऊपर काटामुरा कहता है बोटेन खुश लग रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी और जब हम उसके फ्यूनरल पे गए थे तब मैंने देखा था कि कैसे बोटेन जो है काफ़ी ज़्यादा अकेली थी, उसके चेहरे पे सिर्फ ब्लैंकनेस छाई हुई थी। ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे बोटेन अपने साथियों के साथ में एक क्लब को इन्वेंट करती है अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर। वो क्लब हैकिंग नाम से था, जिसके अंदर वो समझदार ही लोगों को कलेक्ट करेगी अपने जैसे, यानी कि बेवकूफ़ लोगों को। उसके अकेडमी के अंदर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, यानी कि नागासुकी परिवार के ही लोग थे, जो कि काफ़ी सारे लोग बन चुके थे क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि ये सारे स्पिरिट है। अब वहीं दूसरी तरफ हमारा जो हायोमा था वो उसकी यूनिवर्सिटी में घूमने लग जाता है इधर से उधर। दूसरी तरफ बोटेन जो होती है उसे कहने लग जाती है क्या पता वो भी उसी का ही क्लब ज्वाइन कर ले। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे बाकी के स्पिरिट जो हैं वो इधर से उधर घूमने लग जाती है। वहीं पे हमारी बोटेन की एक फ्रेंड आती है जो कि बोटेन को लेकर वहां से निकल जाती है। बाहर हमें कुछ स्पिरिट्स को दिखाया जाता है जो कि नागासुकी परिवार की थी, जिसमें से एक लड़का लड़कियों को छेड़ रहा था तो दूसरी तरफ नागी स्वॉर्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहता था, पर वो इस यूनिवर्सिटी का नहीं था, इसलिए उसे यहाँ पे ये क्लब ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा। ये बात वो बंदा बताता है। जब वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे वहाँ पे हमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि काई की चेली थी, यानी कि सबऑर्डिनेट। वो हायोमा को नोटिस करते हैं और एक डोमेन वहाँ पे बना लेते हैं। डोमेन जैसे ही वहाँ पे बनता है वहाँ पे काई आ जाता है। काई की पावर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। हर एक स्पिरिट को इसके बारे में पता चल जाता है कि एक ताकतवर स्पिरिट यहाँ पे आ चुकी है। हायोमा उसे नहीं जानता था पर काई उसे जरूर जानता था। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट देखना है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना है कि हाँ हमें इसका अगला पार्ट देखना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक लिंक दे रखी है जो कि हमारी न्यू वीडियो की है, जो कि हमारे एक सेकंड चैनल पे अपलोडेड है, जिसका कि नाम है एनिमे यूनिवर्स एक्सप्लेन। उसे याद से जरूर देख लेना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।